हलाकू खान मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान का पोता था। हलाकू खान 15 अक्टूबर 1218 ईस्वी को पैदा हुआ। चंगेज़ खान के लड़के तूली खान के 3 बेटे थे। इनमें एक मंगू खान था जो पराग्रम में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का हुक्मरान था। दूसरा बेटा उलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा लड़का हलाकू खान था। पंगो खान के ज़माने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली गरोह शाशीन ने बड़ा हंगामा और खूनरेज़ी शुरू कर दी। ये इलाका मंगोलों की ज़ेर हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खान से जुल्म सितम के खिलाफ फरियाद की। मंगू खान ने शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 ईस्वी में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और इसको इस्माइलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू खान ने इसी साल इस्माइलियों के मरकज़ तलअतुल मौत पर कब्ज़ा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। इस्माइलियों का ज़ोर तोड़ने के बाद हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया, जो कि इस ज़माने में शिया सुन्नी फसादात का गढ़ बना हुआ था। 1258 ईस्वी में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खान ने पूरे इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया। बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह और बर्बाद कर दिए। इसके बाद मंगोल फ़ौजों ने शाम पर हमला किया। मंगोल फ़ौजें नसीब, बैन, रबा और हेरान के शहरों को तबाह करती हुई हल्ब पहुंच गईं। मंगोल फ़ौजें इसी तरह कत्ल व गारत करती और बर्बादी फैलाती हुई फ़लस्तीन पहुंच गईं। लेकिन यहाँ नाशरा के जनूब में ऐन जालूत के मकाम पर 25 रमज़ान 658 हिजरी के मुताबिक 1260 ईस्वी को एक खूनरेज़ जंग में मिस्र के ममलूकों ने इनको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया और इस तरह मिस्र मंगोलों के हाथों तबाही से बच गया। इसके बाद पराग्रम की हुकूमत का इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया और हलाकू खान ने ईरान में अपने मुस्तकिल हुकूमत कायम कर ली, जो एलखानी हुकूमत कहलाती थी। इसने मराहा को, जो तबरेज़ से 70 मील जनूब में वाक़ई है, अपना दारुल हुकूमत बना लिया। बाद में दारुल हुकूमत तबरेज़ मुंतकिल कर दिया गया। हलाकू के बाद इसका बेटा अबाका खान तख्त नशीन हुआ। इसने भी अपने बाप की इस्लाम दुश्मन हिकमत अमली जारी रखी। इसने पोप और यूरोप के हुक्मरानों से करीबी ताल्लुकात कायम किए और ईसाइयों को बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करने के लिए आमादा किया। इसने यूरोप की तायद में और अपनी ममलिकत के अर्मीनी और गर्जिस्तानी बाशिंदों की मदद से शाम पर हमला भी किया, लेकिन 1250 में खम्स के करीब ममलूक हुक्मरान कलाऊन से शिकस्त खाकर पसपा होने पर मजबूर हुआ। मंगोल अफवाज ने 13 दिनों से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मज़ाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी सन 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वें अब्बासी खलीफा मोतसिम बिल्लाह अपने वज़रा और उमरा के हमरा मरकज़ी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू खान ने वही किया जो इसके दादा चंगेज़ खान पिछली निसफ सदी से करते चले आ रहे थे। इसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं मौत के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते उम्मुल बलाद बगदाद में दाखिल हो गए। वो शहर में भूखे गिद्धों की तरह बिखर गए, जैसे गज़बनाक भेड़िए भेड़ों पर हमला बोल देते हैं। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं और उनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गई। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्लेआम का शिकार हुए। मुअर्रिखीन का अंदाज़ा है कि 2 से 10 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। हलाकू खान ने 29 जनवरी 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज़ किया। हमले से पहले इसने खलीफा मोतसिम को लिखा, लोहे के सोने को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो। बगदाद की दीवारें फ़ौरन गिरा दो, इसकी खंदकें काट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल भी पनाह नहीं मिलेगी, ना बुलंद तरीन आसमान में।
37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو اس کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زوم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا، نوجوان 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو، جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، جو کہ پچھلے 4 عشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران دنیا کے بیشتر حصے کو اپنا بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مزید فوجی بھی ان میں آ ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر تھی اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرہ تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئرز کا یونٹ تھا، جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ بغداد کے شہری صرف آتش گیر مادہ سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے کے ساتھ بٹ جاتا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی، تو ان کی منجنیقوں نے شہر پر اچھی بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی مارچ اس کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کر دی، لیکن ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آ گیا جب خلیفہ نے اپنے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ تازہ ترین قیاس ہلاکو خان کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے، جو اس موقع پر خود بھی موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا اخوان لایا گیا۔ خلیفہ نے بڑی بے تابی سے جو اس کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن میں ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ جواب ملا، ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے کہا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور ہی نہ کر پاتا۔ خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا، تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمودوں یعنی موٹے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ آج سے ٹھیک 707 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول عادی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر و عشیر تک ہی نہ پہنچ سکا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان 8 فروری 1265 کو اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔
चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था और हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं। इनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर करम कर दो। जालिम जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील था वो भी खड़ा था। मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया। हलाकू खान की नज़र पूरे मजमे पर जमी हुई थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबा को पहुंच गया तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, तो अभी कुछ ना कहो। बाबा अब बताओ, अब भाग कर कहाँ जाओगे? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का मालिक इस वहदहू ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा कि ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि इसके हाथ से गुर्स गिर पड़ा। हलाकू खान जबरदस्त होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। इसने घोड़े के ऊपर बैठे ही बैठे गिरते हुए गुर्स को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले इसे हवा में ही पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ गिरा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा डर गया और भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हो गई। जबकि मज़ीद मुसद्दिक़ा रिवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो किसी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गया और जवानी में ही 47 साल की उम्र में इस बीमारी के हाथों जान गंवा बैठा।